हेलो नमस्कार। हम लोग जो है बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के पार्ट वाइज हम लोग देख रहे हैं और पार्ट वाइज और सेक्शन वाइज। तो इस सेक्शन वाइज जो है अभी हम लोग पॉलिटी के 50 क्वेश्चन को देख चुके हैं। टोटल 150 क्वेश्चन देखेंगे जिसमें से 50 हम लोग देख चुके हैं। 51वां प्रश्न है, जो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ऑप्शन है 36, 38, 40, 42। को बता दूं, जो वर्तमान में बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। 243 सीटों में पहले की अकॉर्डिंग बात कर दूं तो 242 सीटों के लिए सदस्यों का जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन और राज्य निर्वाचन के माध्यम से किया जाता था, जबकि एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता था। लेकिन अब तो आपको मालूम ही होगा 104 में संविधान संशोधन के जरिए से एंग्लो इंडियन वाले बातों को खत्म कर दिया है। मेनली सवाल अपना लोग का है, जो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो बता दूं आपको, जो इस 243 में से एससी के लिए और एसटी के लिए सीटें आरक्षित है। एससी के लिए 38 सीटें और एसटी के लिए जो है 2 सीटें जो है आरक्षित है। और बिहार विधानसभा वर्तमान में राज्य की राजधानी पटना में अवस्थित है। चलिए आंसर हो जाएगा क्या? अनुसूचित जातियों के लिए 38। अगला प्रश्न, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 218, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 321। राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन, राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन जो है अनुच्छेद 163 के तहत किया जाता है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। आपको बता दूं, जो अनुच्छेद 163 के तहत जो है अनुच्छेद 163 में प्रावधान है कि जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए जो है एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान जो है मुख्यमंत्री होगा। यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वो अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपना विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। और इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी या नहीं दी तो क्या दी। ठीक है, ये सब सारा बात 163 में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिहार में कितने जिले हैं भाई? तो बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में 38 जिले हैं। इसमें क्या बताओ, बिहार राज्य को 9 प्रभागों और 38 जिलों में विभाजित किया गया है। 9 प्रभाग 38 जिले, तो 9 प्रभाग 38 जिले, बिहार के प्रत्येक जिले के उप प्रभागों में विभाजित किया गया है। तो उप प्रभाग की अगर बात करें तो उप प्रभाग कितना? उप प्रभाग है टोटल 101। फिर ब्लॉक की अगर बात करें तो ब्लॉक है टोटल कितना? 534 ब्लॉक है ना। तो इस प्रकार से विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न, इसका आंसर तो बना लीजिए 38, आंसर डी। अगला प्रश्न, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है, इसे पहली बार वर्ष 1952 में गठित किया गया था। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसे अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन का अधिकार प्राप्त है। टोटल का टोटल सही है, देख लेते हैं। आपको राज्यसभा संसद के बारे में बता दूं, राज्यसभा जो है संसद का दूसरा अंग है, जिसकी स्थापना का मूल्य जो है हमें 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में मिलता है। 1919 में अधिनियम बना था, लेकिन ये
1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो है इन बातों का जिक्र है। आपको बता दूं जो 3 अप्रैल 1952 को जो है पहली बार जो है राज्यसभा का गठन किया गया था। संविधान के आर्टिकल 80 में राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या के बारे में बताया गया है, जो कि 250 निर्धारित है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य जो है राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, इनसे जो है इन प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे और ये सदस्य जो है 6 वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा को कुछ शक्तियां भी हैं प्राप्त है। किसी विषय को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए राज्य सूची से संघ सूची में स्थानांतरित करने का अधिकार जो है इन्हें आर्टिकल 249 के तहत है। आर्टिकल 312 के तहत जो है ये अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का अधिकार भी है इन्हें। लोकसभा भंग होने पर एक सीमित अवधि के लिए आपातकाल घोषित करने का अधिकार भी 352 के जरिए है। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसे पहली बार 1952 में गठन किया गया था, तो 3 अप्रैल 1952 को पहली बार गठन किया गया था, बिल्कुल सही है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल है। इसका सभी का सभी आंसर सही है। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। सवाल तो बड़ा सिंपल है, लेकिन मैं चर्चा कर देता हूं। जो बिहार में ग्राम कचहरी नामक एक अनूठी ग्राम स्तरीय संस्था पाई जाती है, जो ग्राम पंचायत की सह अस्तित्व में मौजूद है। मुखिया जो है मुखिया की अध्यक्षता में जो है ग्राम पंचायत ग्राम की समग्र विकास गतिविधियों का जो है देखभाल करता है। ग्राम कचहरी को न्यायिक कार्य सौंपे गए हैं, जिसमें मध्यस्थता और सुलभ प्रक्रिया के माध्यम से जो है ग्रामीणों के आपसी विवादों का समाधान करना भी शामिल है। बिहार में ग्राम कचहरी पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत कार्य करती है और इसका गठन जो है 5 वर्षों की अवधि के लिए जो है किया जाता है। ग्राम पंचायत की तरह ग्राम कचहरी के प्रमुख जो है सरपंच और उप प्रमुख, उप सरपंच और अन्य सदस्यों की अगर बात करें, सदस्यों को पंच बोलते हैं, का निर्वाचन जो है ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं जो, क्योंकि इससे सवाल बन सकता है तो इसकी चर्चा पूरा ही कर लेता हूं। जो बिहार में जो है वर्तमान में 8392 ग्राम कचहरी 8392 ग्राम कचहरी कार्यरत है और इतनी ही संख्या में इसकी सरपंच और उप सरपंच है, जबकि पंचों की जो कुल संख्या है इन 8392 में पंचों की कुल संख्या 1,15,542 है। निर्वाचित ग्राम कचहरी के पदधारकों की सहायता के लिए जो है एक न्यास मित्र, यानी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 3 वर्ष की कानून की डिग्री रखने वाला व्यक्ति, और एक सचिव की नियुक्ति का भी प्रावधान है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए जो है आरक्षण ने जो है इन्हीं निकायों को पर्याप्त प्रतिनिधि भी बना रखा है। ग्राम कचहरी मामूली प्रकृति के अपराधों की सुनवाई करते हैं, जिनमें बंगाल पब्लिक ग्लेबिंग अधिनियम 1867 सब अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है 1867 और पशु अत्याचार अधिनियम 1871 और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले अपराध जो है इनमें शामिल होते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों के निर्वहन के लिए एक ग्राम कचहरी के गठन का जो है विशेष रूप से प्रावधान करता है और इसे मुकदमा चलाने तथा साक्ष्य एकत्रित करने के मामले में एक सिविल न्यायालय के समान जो है शक्ति भी सौंपी गई है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं?
सवाल बड़ा सिंपल है लेकिन जान ले लेंगे अपना लोग। ऑप्शन है 60, 70, 65, 75। तो बिहार विधान परिषद में बिहार के द्विसदनीय विधानमंडल का जो है ये बिहार विधान परिषद ऊपरी सदन है। इसमें 75 सीट है और 75 सदस्यों में से 63 सदस्य पर जो है उम्मीदवारों का 75 सदस्य है और 75 सदस्यों में से 63 उम्मीदवारों का निर्वाचन किया जाता है और 12 जो है 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 63, 12, 75। अवधेश नारायण सिंह अभी वर्तमान में जो है कार्यकारी सभापति है। बिहार विधान परिषद जो है एक अस्थायी निकाय है और इसके कभी विघटन नहीं होता है, जिस तरह से राज्यसभा का नहीं होता है। इसके सदस्य जो है ऊपरी सदन है तो इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित या मनोनीत किए जाते हैं और उनमें से 1/3 प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है सेवानिवृत्त होते हैं। विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी को सभापति और उपसभापति कहा जाता है। उच्च सदन के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से चुने जाते हैं। और आपको बता दूं जो वर्तमान में जो है बिहार विधान परिषद में जो है टोटल 27 समितियां जो है कार्यरत है और इसके अलावा राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य से बनी 3 वित्तीय समितियां भी है। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं हम लोग, जो किस संविधान संशोधन ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया। ऑप्शन 50वां संविधान संशोधन अधिनियम, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। आपको बता दूं जो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ने जो है दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को एक विशेष दर्जा प्रदान किया है और इसे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र NCR के रूप में निर्दिष्ट किया है। इस संशोधन ने दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में निर्दिष्ट किया है और इस संशोधन के जरिए जो है दिल्ली के लिए एक विधानसभा और एक मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है। इससे पूर्व दिल्ली में एक महानगरीय परिषद और एक कार्यकारी परिषद होती थी 1991 से पहले। तो चेंजिंग होते रहता है, विशेष राज्य है तो अभी भी चेंजिंग कर दिया, बिल ला दिया गया है। अब जो भी हो एक मुखरा टाइप से रह जाएगा। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ऑप्शन अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153। आपको बता दूं जो संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद कितना से कितना है 152 से 237। अनुच्छेद 152 से 237 तक जो है देश में राज्यों से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। इसमें राज्यों की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शामिल है। राज्यपाल की नियुक्ति, उसकी शक्ति और उसके पद से संबंधित सभी तथ्य की चर्चा जो है अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 के तहत जो है 153 से 162 के तहत राज्यपाल के बारे में सारी चीजों के बारे में जिक्र है। आपको बता दूं जो अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए। साथ ही एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये बात अनुच्छेद 153 में कही गया है। सवाल पूछ रहा है कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो अनुच्छेद 153 ही करता है। आपको बता दूं जो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार जो है वो दोहरी भूमिका निभाता है। वो भारतीय राजनीति की संघीय प्रणाली का एक अंग है और केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक सेतु की भूमिका भी निभाते हैं। अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए जो है पात्रता की आवश्यकता को निर्दिष्ट करते हैं। पात्रता की जहाँ तक बात करें तो राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति जो है सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष, वह संसद की किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधायिका का सदस्य न हो और उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
सामान्यतः कार्यकाल की अगर बात करें तो सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल उसके पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, लेकिन उसे जो है इस अवधि से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। और कैसे हटाया जा सकता है? तो पद से हटाने की अगर बात है तो पद से हटा 3 स्थिति से हटा सकते हैं। कैसे? पहली स्थिति, देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है पद से हटाया जाएगा। दूसरी स्थिति, किसी वैध कारण के बिना राज्यपाल को पद से हटाने की अनुमति तो नहीं है, हालांकि राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे राज्यपाल को बर्खास्त करे जिसके कृत्यों को न्यायालय द्वारा असंवैधानिक और गैर कानूनी माना गया है। 2, तीसरा बात, राज्यपाल खुद ही त्याग पत्र दे दें। क्लियर बात? ये राज्यपाल से संबंधित कुछ तथ्य था जिसके बारे में आपको मैंने बता दिया। अगला प्रश्न, बिहार से नवगठित राज्य झारखंड में कितने जिले को स्थानांतरित किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है 16, 17, 18, 19। आपको बता दूं, जो झारखंड, राज्य झारखंड का अर्थ क्या होता है पता है? झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है और इसका अर्थ होता है घने जंगलों की भूमि। झारखंड का अर्थ होता है घने जंगलों की भूमि। बात है 15 नवंबर 2000 की। 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा जो है बिहार के भूमि क्षेत्र का 45.85% 85% देकर झारखंड राज्य का गठन किया गया। ये सवाल भी पूछा जाता है। और कुल 18 जिले जो है झारखंड के नवनिर्मित राज्य में स्थानांतरित किए गए। तो टोटल कितना था? टोटल था 55, तो 18 चला गया तो बच गया 37 जिला बिहार में रह गए थे 2000 के टाइम, बाद में अर्बन बना। तो 18, 37 सवाल पूछा है जो कितने जिलों को स्थानांतरित किया गया था, तो 18 जिला इसका आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं 6 नए जिले को पुनर्गठित किया गया था इसके बाद झारखंड में। लातेहार, सरायकेला, खरसावा, जामतारा, पाकुर, खूंटी और रामगढ़ के रूप में जो है इसे पुनर्गठित किया था। वर्तमान समय में राज्य में 5 डिवीजन और 24 जिले हैं झारखंड में। झारखंड अपनी सीमाएं जो है उत्तर में बिहार, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ साझा करता है। झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां और जनसंख्या की दृष्टि से 14वां बड़ा राज्य है। ये सब ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं हम लोग। मगध प्रमंडल का मुख्यालय है। ऑप्शन है सारण, औरंगाबाद, बेगूसराय, गया। आपको बता दूं, जो वैसे इससे भी रिलेटेड प्रश्न आया था, जो बिहार में कितने जिले हैं, ये भी प्रश्न अभी देखें। तो बिहार के 38 जिले 9 प्रमंडलों में रखे गए हैं। जिलों का एक समूह मिलकर एक प्रमंडल का निर्माण करता है, जिसका प्रमुख प्रमंडल आयुक्त यानी डिविजनल कमिश्नर जो है इनका प्रमुख होता है। बिहार के 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं अगर बात करूं तो पटना, तिरहुत, मगध, मुंगेर, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, दरभंगा, कोसी। ठीक है, मुख्यालय सबका याद कर लेना है आपको। मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, ये सवाल है। तो मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया में है और इसमें जो है अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और नवादा जिले जो है शामिल है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन है 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल। तो बिहार दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और बिहार राज्य के गठन का प्रतीक है ये 22 मार्च। आपको बता दूं, जो 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने बिहार राज्य को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया था और बिहार में यह दिन जो है सार्वजनिक अवकाश का दिन होता है। ये भी ध्यान रखिए, जॉब लेने पे मिल सकता है। अगला प्रश्न है, बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? तो आधिकारिक भाषाएं कौन सी है?
स्वतंत्रता के बाद हिंदी को बिहार राज्य की भाषा के रूप में चुना गया था, लेकिन 1984 में जो है उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो बिहार में भाषा सांस्कृतिक पहचान तथा भाषाई समूह का निर्माण करती है। तो बिहार जो है बिहारी हिंदी और उर्दू का जो है, बिहार में जो हिंदी बोली जाती है ना, वो हिंदी और उर्दू दोनों का मिश्रित रूप है। लेकिन अपना सवाल पे हम लोग फोकस डालते हैं, तो सवाल का आधिकारिक भाषाएं कौन सी है, तो पहले हिंदी था, उसके बाद उर्दू भी बन गया, तो दोनों है भाई। अगर सवाल में रहे दोनों तो फिर दोनों पर टिक करना है, ठीक है। इनमें से दोनों, इस टाइप का कोई ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव की बात है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आपको बता दूं, जो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जो है अनुच्छेद 316 आर्टिकल 316 में जो है यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इस बात की चर्चा है। पद और गोपनीयता की शपथ के मामले में यूपीएससी का वरिष्ठतम सदस्य यूपीएससी अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यूपीएससी के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ यूपीएससी अध्यक्ष द्वारा दिलाई जाती है। सवाल पूछ रहा है, जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, यूपीएससी का वरिष्ठतम सदस्य जो होंगे वही इन्हें शपथ दिलाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश नहीं की थी? ऑप्शन है फजल अली आयोग, जेवीपी समिति, धर आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। देखिए, ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, सवाल पूछा भी जाता है, इस पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। आपको बता दूं, जो वर्ष 1948 में जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर विचार करना था। लेकिन इस आयोग ने जो है भाषाई आधार के बजाय जो है ऐतिहासिक और भौगोलिक आधार सहित प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर जो है बल दिए, ठीक है। फिर जो है दिसंबर 1948 में इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए जो है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया को जो है जेवीपी समिति का गठन किया गया। यह समिति जो है अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विचार को जो है अस्वीकार कर दिया। लेकिन जेवीपी कमिटी जो है अस्वीकार कर दिया, लेकिन इन्होंने एक बात कहा कि जो इस विषय पर सार्वजनिक मांग को देखते हुए इस पर नए सिरे से विचार किया जा सकता है, ऐसी ये समिति बात आती है। फिर 1949 तक ये रिपोर्ट आ चुका है। वर्ष 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए पहले भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। लंबे आंदोलन और 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद जो है पोट्टी श्री रामुलु की मौत के बाद जो है सरकार तेलुगु भाषी क्षेत्र को जो है मद्रास से अलग करने के लिए विवश हुई, और इसके बाद जो है देश के अन्य हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग जो है तेज हुई। 22 दिसंबर 1953 को जवाहरलाल नेहरू ने जो है इन नई मांगों पर विचार करने के लिए फजल अली के नेतृत्व में जो है एक आयोग नियुक्त किए, और आयोग ने जो है 22 दिसंबर को नियुक्त किए, और ये आयोग जो है 1955 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और ये आयोग सुझाव देते हैं कि पूरे देश को 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जाए, 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी, 3 यूटी में विभाजित किया जाए। उन्होंने जो है राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को तो स्वीकार किया, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। हालांकि सरकार ने सिफारिशों को पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं किया, और नवंबर 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है देश को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का जो है निर्णय लिया।
और देश में लोक प्रशासन की जांच करने और आवश्यकता पड़ने पर सुधार और पुनर्गठन हेतु जो है सिफारिश करने के लिए जनवरी 1966 में जो है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। राज्यों के पुनर्गठन से इसका कोई संबंध नहीं था, बल्कि यह लोक प्रशासन में सुधार और पुनर्गठन से संबंधित था। यहाँ पे सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश नहीं की थी। अब आपको मैंने सारे बारे में बता दिया। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश नहीं की थी, तो नहीं तो फजल अली आयोग भी नहीं की थी। जेबीपी भी क्या कह रहे थे, यहाँ पे सिफारिश की थी। किसने की थी भाई, किसने की थी? तो फजल अली आयोग जो है ऐसी बात की थी। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग अधिकरण के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग ट्रिब्यूनल से संबंधित है? ऑप्शन है, आपको मैंने बार बार बोल रहा हूं, जो भाग जो है 22 भाग, उनको टोटल को आपको रट जाना है। भाग 15, भाग 14, भाग 18, भाग 19, भाग 14A। मूल संविधान में अधिकरणों के संबंध में प्रावधान नहीं किए गए थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 ने जो है संविधान में एक नया भाग 14A शामिल किया और इस भाग का शीर्षक जो है अधिकरण ट्रिब्यूनल को रखा। और इसमें केवल 2 अनुच्छेद 331, इस भाग में केवल 2 अनुच्छेद 331 और जिसमें कि प्रशासनिक अधिकरण और अनुच्छेद 332B, इनमें अन्य विषयों के लिए अधिकरण की बात की। अधिकरण या ट्रिब्यूनल जो है एक अर्ध न्यायिक संस्था है, जिसका गठन जो है प्रशासनिक या कर संबंधी विवादों को सुलझाने जैसी समस्या से निपटने के लिए किया जाता है। और यह जो है विवादों के अधिनिर्णय, विवाद से संबंधित पक्षों के बीच अधिकारों का निर्धारण, प्रशासनिक निर्णय, किसी मौजूदा प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा जैसे कार्य को करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या ले सकते हैं, है ना, ITT है, बहुत सारे ट्रिब्यूनल, GST भी है। तो आंसर हो जाएगा इसका D। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के प्रावधान से संबंधित है? सलाहकार क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 143, 124, 129, 134। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। आपको बता दूं, जो संविधान का अनुच्छेद 143 जो है राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने का अधिकार सौंपता है। पहला, कि यदि किसी राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का तथा ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना जरूरी है। दूसरी, जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा आदि सनद मामलों पर किसी विवाद से के उत्पन्न होने पर जो है वो सलाह लेने के अधिकारी हैं, सलाह ले सकते हैं। देना उनकी, ना देना उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने बोला 2 मामले, तो पहले मामले में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपना मत दे सकता है अथवा इससे इनकार भी कर सकता है। लेकिन दूसरे मामले जो बोला हूं, जो पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा सनद के मामले में विवाद उत्पन्न होने पर जो है सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य है, ऐसी बात कहे गए हैं अनुच्छेद में। लेकिन दोनों ही मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय केवल जो है सलाह होती है, यह कोई न्यायिक घोषणा नहीं होती। जो बोल दिया वही होगा। यह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, वह इसका पालन करने अथवा नहीं करने के लिए स्वतंत्र है। तो यही बात है अनुच्छेद 143 में। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं हम लोग। न्यायालय की अवमानना न्यायिक संस्थानों को प्रेरित हमलों एवं अनुचित आलोचना से बचने का प्रयास करती है। संबंधित कानून न्यायालय की अवमानना अधिनियम लाया गया था। कब लाया गया था? 1956, 1931, 1971, 1967। आपको बता दूं, ये जो है न्यायालय की अवमानना की बात एक अवधारणा के रूप में न्यायालय की अवमानना न्यायिक संस्थानों की दुराग्रहपूर्ण हमलों और अनुचित आलोचना से सुरक्षा करने का उद्देश्य रखती है।
इसके प्राधिकार को कलंकित या कम करने वालों को दंडित करने के लिए यह एक कानूनी तंत्र प्रदान करती है। न्यायालय की अवमानना का सांविधिक आधार की बात किया जाए अगर, तो भारत में अवमानना की स्वतंत्रता पूर्व के विधान मौजूद थे। पूर्व के उच्च न्यायालयों के अलावा कुछ रजवाड़ों के न्यायालय में भी जो है ऐसे कानून मौजूद थे। जब संविधान को अंगीकार किया गया था तब न्यायालय की अवमानना को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध के रूप में जारी रखा गया। और संविधान के अनुच्छेद 129 द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय को उसकी अवमानना के लिए दंडित कर सकने की शक्ति अलग से प्रदान की गई। अनुच्छेद 215 ने इसी प्रकार की शक्ति जो है उच्च न्यायालय को सौंपी। ठीक है, उच्च न्यायालय को सौंपी। न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 ने जो है इस अवधारणा को सांविधिक आधार प्रदान किया। सांविधिक आधार जो है 1971 में प्रदान किया गया। अब ऐसा क्यों? तो संविधान द्वारा न्यायालय की अवमानना को परिभाषित नहीं किया गया है। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार जो है अवमानना जो ये वर्ड है, शब्द है, अवमानना न्यायालय की गरिमा और प्राधिकार के प्रति अनादर प्रकट करने के अपराध को संदर्भित करती है। अधिनियम में अवमानना को सिविल और आपराधिक अवमानना में विभाजित किया गया है। सिविल अवमानना में जो है यह किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रीट, न्यायालय की अन्य प्रक्रियाओं स्वेच्छापूर्वक अवज्ञा करना या न्यायालय को दिए गए वचन को स्वेच्छापूर्वक उल्लंघन करना, ये सब जो है सिविल अवमानना की श्रेणी में आएंगे। आपराधिक अवमानना का अर्थ किसी ऐसे सामग्री का प्रकाशन, चाहे लिखित या मौखिक शब्द या लेख या संकेत या किसी दृश्य, परिदृश्य या अन्य किसी प्रकार से करना, या कोई ऐसा कृत्य जो न्यायालय को बदनाम करता है हो या ऐसी मंशा रखता हो, इसके प्राधिकार को कमतर करता हो या ऐसी मंशा रखता हो, या किसी न्यायिक कार्यवाही के दौरान पूर्वग्रह या हस्तक्षेप करता हो, ऐसी मंशा रखता हो, किसी प्रकार न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता हो या करने की कोशिश करता हो, या उनके मन में ऐसा हो, ऐसी मंशा रखता हो। तो ये बात जो है न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में की गई थी। तो सवाल वही पूछा है, जो न्यायालय की अवमानना न्यायिक संस्थानों को प्रेरित हमलों एवं अनुचित आलोचना से बचाने का प्रयास करती है। संबंधित कानून न्यायालय की अवमानना अधिनियम लाया गया था वर्ष 1971 में। अगला प्रश्न है 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार की एकात्मक प्रणाली का अनुसरण करता है? एकात्मक प्रणाली का अनुसरण। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, स्विट्जरलैंड, जापान। आपको बता दूं, जो राजनीति विज्ञानियों ने राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के बीच संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार के स्वरूप को एकात्मक और संघीय सरकारों में जो है वर्गीकृत किया है। परिभाषा के तौर पे अगर देखा जाए, परिभाषा के अनुसार अगर एकात्मक सरकार की बात करें तो एकात्मक सरकार वह है जिसमें सभी शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में निहित होती है। क्षेत्रीय सरकार अगर क्षेत्रीय सरकार तो होती ही नहीं है, अगर मौजूद भी है तो अपनी शक्ति राष्ट्रीय सरकार से प्राप्त करती है। ये हो गई एकात्मक सरकार की बात। और इसके एग्जाम्पल जो है आप ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, इन सब देशों में जो है एकात्मक सरकार का ही प्रयोग किया जा रहा है। सवाल पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार की एकात्मक प्रणाली का अनुसरण करता है? तो अनुसरण कौन करता है? जापान करता है। अच्छा, दूसरी जो है संघीय सरकार में स्वयं संविधान द्वारा राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है और दोनों अपने अपने क्षेत्रीय अधिकार में कार्य करते हैं। संघीय मॉडल में राष्ट्रीय सरकार को संघीय सरकार या संघ सरकार या केंद्र सरकार के रूप में जानते हैं, जबकि क्षेत्रीय सरकार राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाने जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब जो है सरकार का जो है संघीय रूप प्रयोग है। ठीक है, तो कौन सा देश सरकार की एकात्मक प्रणाली का अनुसरण करता है? तो जापान करता है। क्लियर बात। अगला प्रश्न, भारत के कौन सी है? तो विवादास्पद है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि उद्देशिका संविधान का अंग है? देखिए, इससे संबंधित एक सवाल हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब आ ही गया है तो चर्चा कर देते हैं, आंसर निकले या ना निकले, लेकिन 12:30 में चर्चा कर लेते हैं। केशवानंद भारती विवाद, भारतीय जीवन, LIC के 1995 का केस, बेरुवारी यूनियनवाद 1960, मेनका गांधी 1978। आपको बता दूं, वैसे चर्चा किया हूं, लेकिन फिर से चर्चा कर देता हूं। पहला जो नीचे से जाते हैं 1960 से, 1960 बेरुवारी संघ मामले 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में कई प्रावधान के पीछे सामान्य प्रयोजनों को दर्शाती है और इस प्रकार संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। ये प्रस्तावना के महत्व को यह मान्यता देने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, बेरुवारी में ऐसी बात कह दी। अब 1960 के बाद आया बात 1973 की। केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व के इस मत को खारिज कर दिया और प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। यहां पे खारिज कर दिया था, यहां पे माना है। न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना अति महत्वपूर्ण है और संविधान का पाठ और इसकी व्याख्या प्रस्तावना में अभिव्यक्त भव्य और उत्कृष्ट दृष्टिकोण के प्रकाश में की जानी चाहिए। खारिज किया 1960 में, जो उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बाद में उद्देशिका संविधान का अंग है। ठीक है, देखते चलिए। भारतीय जीवन बीमा निगम मामले 1995 में एक बार पुनः सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। संविधान का अभिन्न अंग है, यानी अंग है। मेनका गांधी बात है। मेनका गांधी के मामले में 1978 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने अनुच्छेद 21 के दायरे में व्यापक विस्तार किया और प्रस्तावना में प्रदत्त आश्वासन के अनुरूप भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने के लक्ष्य को साकार किया। खैर, इसका तो दूसरा मैटर था, जा रहे थे, खैर कहानी अलग वाला बात है। लेकिन चलिए अपना सवाल पे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि उद्देशिका संविधान का अंग है? तो संविधान का अंग नहीं है कर दीजिए, आंसर इसका बेरुवारी डालेंगे, सी। ठीक है, अगला प्रश्न, अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, आंचलिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री। आंचलिक परिषद या क्षेत्रीय परिषद? आंचलिक परिषद या क्षेत्रीय परिषद जो है एक सांविधिक निकाय है, एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय बोल रहे हैं, न कि संवैधानिक। ठीक है, इसका गठन जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के रूप में संसद द्वारा जो है अधिनियम बनाकर किया गया और इस अधिनियम से जो है देश के 5 क्षेत्रों उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में जो है विभाजित किया गया और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में जो है सदस्य की अगर मैं बात करूं, इसमें सदस्य जो है केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, उस क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री को भी लिए जाते हैं। क्षेत्र में स्थित प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक को लिए जाते हैं। केंद्र सरकार के गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। सवाल पूछा है जो आंचलिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, तो आंसर हो जाएगा गृह मंत्री। प्रत्येक मुख्यमंत्री जो है कर्मानुसार, जैसे 5 में बांटा गया है, तो कर्मानुसार 1 वर्ष की अवधि के लिए जो है परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में जो है कार्य करता है। क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा जो है एक पूर्वोत्तर परिषद का भी गठन किया गया है और इसके सदस्यों में जो है पूर्वोत्तर में कौन? 7 सिस्टर, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और एक सिक्किम भी शामिल है। चलिए अगला बात हम लोग कर लेते हैं। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है? कौन करता है भाई? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्षी नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करती एक समिति। देखिए, संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली घोषित किया है, लेकिन यह भारत के मुख्य न्यायाधीश को अन्य स्थानों या स्थान को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित करने के लिए भी अधिकृत करता है। तो आंसर तो इसका सी हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश इस संबंध में कोई निर्णय केवल राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही ले सकता है, ऐसी बात भी है। और यह प्रावधान जो है केवल वैकल्पिक है, न कि अनिवार्य। इसका अर्थ यह है कि कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति को या मुख्य न्यायाधीश को यह निर्देश नहीं दे सकता कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहीं और घोषित किया जाए। ठीक है, लेकिन ऐसी सवाल पूछा सकता है, बन जा सकता है, इसलिए बनाया गया है। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 15 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत भेदभाव का आधार नहीं है? ऑप्शन निवास स्थान, नस्ल, धर्म, जाति। इसलिए कहा जाता है एक एक पॉइंट पे नजर रखना जरूरी पड़ जाता है। अब देखिए, आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 15 में कहा गया है कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर जो है दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या मतलब या अथवा बोल लीजिए, पूर्णतः या अंशतः राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थान का उपयोग इस संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। सवाल इसी से इन 6 जो है मतलब 5 जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन 5 को आपको ध्यान रख लेना है। इन 5 या इनमें से कोई। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 15 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत भेदभाव का आधार नहीं है? निवास स्थान है, नस्ल, धर्म, जाति। क्या मैंने नस्ल की बात की? बिल्कुल। अब देखिए, कह रहा है भेदभाव का आधार नहीं है, तो इसमें जो है निवास स्थान है। निवास स्थान और जन्म स्थान में डिफरेंट होता है, समझ रहे हैं ना? इसलिए एकदम माइंड को स्थिर करके आंसर टिक कीजिए। अगला प्रश्न बात करते हैं हम लोग, संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है, एक संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले इसके बारे में चर्चा ही कर लेते हैं, फिर ऑप्शन को पढ़ें। संविधान के संशोधन का आरंभ जो है संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनर्स्थापित करके ही किया जा सकेगा, किसी राज्य विधानमंडल में नहीं किया जा सकेगा। सबसे पहली बात ये क्लियर रखिए, संविधान की जब भी बात आएगा तो वो कहां पे? संसद में। दूसरी बात, जब विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य जो विपक्षी पार्टी वाले रहते हैं या कोई निजी सदस्य द्वारा जो है पुनर्स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति को पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना जो है आवश्यक है, और विशेष बहुमत तो यह बहुमत जो है सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों का जो है 2/3 बहुमत होना चाहिए। प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति के मामले में सदनों की संयुक्त बैठक में जो है विधेयक पर बहस और उसे पारित कराने का कोई प्रावधान नहीं है। अब सवाल पढ़िए, जो एक ऑप्शन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है।
एक संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो नहीं करा तो आंसर यही हो जाएगा। फिर इन सबको पढ़िए। संशोधन संबंधित विधेयक एक निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती है। इस संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद नहीं है, इसको याद रट्टा मार लीजिएगा टोटल को। भारत में विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली प्रचलित है। जिस तरह से संसद के 2 सदन हैं, वैसे ही संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत जो है राज्यों में भी विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद भी हो सकती है। वर्तमान में भारत में जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है एक विधान परिषद है। मतलब टोटल 6 राज्य में। तो कह रहा है किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो अब देख लीजिए, बिहार में है, ओडिशा में नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है तेलंगाना में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो बिहार और तेलंगाना दोनों हो गया ना भाई। ठीक है, देख लीजिए। और आपको बता दूं, जो हाल ही में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा जो है जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो जम्मू कश्मीर विधान परिषद को अब जो है समाप्त कर दिया गया, पहले होता था। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जो संविधान के अनुच्छेद 169 जो है किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन का प्रावधान करता है, वहीं अनुच्छेद 171 जो है, अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना से जुड़ा है और इसके अनुसार जो है राज्यों को विधान परिषद के गठन या विघटन करने का अधिकार है, परंतु इसके लिए प्रस्तुत विधेयक को विधानसभा में विशेष बहुमत यानी 2/3 से पारित कराना अनिवार्य है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।